हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। तो बेहतरीन कंटेंट और अपनी तैयारियों को मजबूती के लिए बने रहे हमारे चैनल समाधान स्टडी के साथ। आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी क्लास को देखना न भूलें। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल भी फ्रेंड्स आप तैयारियां करने से पीछे ना रहें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो कुछ ही समय बाद होने वाली है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। बिल्कुल भी क्लास देखना न भूलें और लगातार क्लास देखते रहें। और भी सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल है चैनल पर, तो वो भी साथ साथ देते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वह अंग जिसमें मूत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है, क्या कहलाता है? बोला गया है कि जो वह अंग जिसमें मूत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। ए मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी राइट आंसर। जो वह अंग मतलब जो मूत्राशय है जिसमें मूत्र केंद्रीय तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। जो मूत्र केंद्र की तंत्रिका तंत्र द्वारा जो ऐच्छिक संकेत है वो मूत्राशय में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। जो हमारा यूरिन है उसको मूत्र उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है पूछा गया है। ए मूत्रण, बी पसीना, सी मूल्यह्रास, डी वाष्पक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इजीली ए हो जाएगा कि जो हम मूत्र त्याग कर रहे हैं वह क्रिया मूत्रण कहलाएगी। नेक्स्ट है मूत्रण प्रतिवर्ती एक तंत्र की क्रियाविधि है। जो मूत्रण प्रतिवर्ती एक तंत्र की क्रियाविधि है। पसीने के स्त्रावण की, मूत्र निर्माण की, मूत्र विसर्जन की, मूत्र के अकार्बनिक पदार्थों के स्त्रावण की। मूत्र प्रतिवर्ती तंत्र की क्रियाविधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि जो मूत्र उत्सर्जन की क्रियाविधि है उसे मूत्रण प्रतिवर्ती एक तंत्र की क्रियाविधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्रण क्या होता है? जो मूत्र उत्सर्जन जिसे मूत्रण कहते हैं वह क्या होता है? मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन, मूत्राशय अवरोधनी का शिथिलन, मूत्र का उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन भी होता है, मूत्राशय अवरोधनी का शिथिलन भी होता है और मूत्र का उत्सर्जन तो होता ही है, मूत्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट डाउन करते चलेंगे सभी साथी, नोट डाउन करते चले ताकि आपको काम दे। क्वेश्चन है एक वयस्क व्यक्ति औसतन मूत्र उत्सर्जित करता है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन, 2 से 5 लीटर प्रतिदिन, 4 से 5 लीटर प्रतिदिन। जो एक वयस्क व्यक्ति है वह मूत्र का उत्सर्जन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 से 1.5 लीटर 1.5 लीटर प्रतिदिन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है औसतन प्रतिदिन इतने ग्राम यूरिया का उत्सर्जन शरीर से होता है। जो हमारे शरीर से यूरिया का कितने ग्राम जो उसका औसत मात्रा है वह उत्सर्जित होती है? 25 से 30 ग्राम, 30 से 35 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 35 से 40 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 25 से 30 ग्राम जो यूरिया का उत्सर्जन हमारे शरीर से प्रतिदिन होता है। नेक्स्ट है मधुमेह का सूचक है। जो डायबिटीज़ है
उसके सूचक के बारे में पूछा गया है। तो मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, मूत्र में कीटोन का कार्य, मूत्र में अमीनो अम्लों की उपस्थिति, विकल्प ए तथा बी दोनों। जो मधुमेह है उसका कारण क्या हो सकता है, इसका सूचक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा राइट हो जाएगा। ए तथा बी मतलब मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति और मूत्र में कीटोन कार्य जो है मधुमेह का सूचक है। नेक्स्ट है, वृक्कों के अतिरिक्त कौन से अन्य अंग उत्सर्जन में सहायता करते हैं? जो वृक्क है उसके अतिरिक्त जो अन्य कौन से अंग है जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं? फेफड़े, त्वचा, प्लीहा, विकल्प ए तथा बी उत्सर्जन में अंग वो जो है सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। डी हमारा राइट हो जाएगा। वृक्कों के अतिरिक्त जो फेफड़े और त्वचा है यह है जो उत्सर्जन का में सहायता करते हैं, है ना। वृक्क जो किडनी है उसके अलावा किडनी के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होगा और फिर जो हमारी त्वचा है उससे पसीने का होगा, फेफड़ों से श्वास का होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है उत्सर्जन में सहायता करते हैं ये दोनों अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेद ग्रंथि द्वारा स्त्रावित स्वेद एक जलीय द्रव है जिसमें होते हैं। जो स्वेद ग्रंथि है उसके द्वारा स्त्रावित स्वेद एक जलीय द्रव्य है जिसमें होते हैं NaCl, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी, वो जो सोडियम क्लोराइड है वो भी होता है, यूरिया भी होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यूरिया और लैक्टिक अम्ल, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है जलीय द्रव्य जिसमें ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पसीने का प्राथमिक कार्य है। जो मानव में पसीने का प्राथमिक कार्य है, ए उत्सर्जन, बी त्वचा को ठंडा रखना, सी विकल्प ए तथा बी दोनों, डी यूरिया का निष्कासन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपने राइट आंसर बी किया है तो बहुत सही तैयारी चल रही है फ्रेंड्स आपकी, तो बिल्कुल इसे जारी रखें, छोड़े नहीं, एक भी क्लास मिस ना करें। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ देखिए ऑप्शन सी दिया है विकल्प ए तथा बी, अमूमन ऐसा होता है कि ये ऑप्शन आएगा या फिर एक फोर्थ ऑप्शन ये भी दिया रहता है कि उपयुक्त सभी, और एक ऑप्शन दिया रहता है इनमें से कोई नहीं। तो ये कुछ ही कंडीशन ऐसी होती है फ्रेंड्स जिसमें इन सभी ऑप्शंस का यूज़ हो जाता है। बाकी जो है आप बिल्कुल गलती ना करें, ध्यान से पढ़ें और डेली क्लासेस लेते रहें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा राइट हो जाएगा कि जो मानव में पसीने का प्राथमिक कार्य है वह त्वचा को ठंडा रखना है। जो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है त्वचा के द्वारा, तो वो हमारी जो स्किन है उसे त्वचा को ठंडा रखने के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव कीजिए। राइट जो है उसका चुनाव करना है। तेल ग्रंथियां स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स एवं मोम का निष्कासन करती हैं। बी तेल ग्रंथियों का स्त्रावण त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। सी लार द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्टों की कुछ मात्रा का निष्कासन किया जाता है। डी उपरोक्त सब। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अमूमन ऐसे कुछ होता है जिसमें डी ऑप्शन उपरोक्त सभी होता है, तो वह हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ें। तेल ग्रंथियां स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम का निष्कासन करती हैं, राइट हो गया ये। तेल ग्रंथियों का स्त्रावण त्वचा को सुरक्षात्मक तेली कवच प्रदान करते हैं, ये भी राइट हो गया। लार द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट की कुछ मात्रा का निष्कासन किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरीमिया कहलाता है। जो हमारा यूरिया है उसका किसमें एकत्रीकरण यूरीमिया कहलाता है। ए यकृत, बी रुधिर, सी वृक्क, डी
अस्थि मज्जा। यकृत, रुधिर, वृक्क, अस्थि मज्जा, अस्थि जोड़ और ये अस्थि जोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो हमारा बी है, रुधिर में जो एकत्रीकरण है यूरिया का वह यूरीमिया कहलाता है। नेक्स्ट है, यूरीमिया में यूरिया का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन। यूरीमिया में यूरिया का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? जो अपघटन है उसके द्वारा, रुधिर अपोहन के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा, मूत्रण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा राइट हो जाएगा। जो यूरिया का जो रुधिर में मिल रहा था तो वो यूरीमिया हो रहा था, और यूरीमिया जो यूरिया का निष्कासन है वह भी रुधिर अपोहन के द्वारा होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। रीनल कैलकुलाई है, जो रीनल कैलकुलाई है वह क्या है देखते हैं। वृक्क में बनी घुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड, वृक्क में बनी घुलनशील प्रोटीन के पिंड, वृक्क में बनी अघुलनशील प्रोटीन के पिंड, और जो वृक्क में बनी अघुलनशील क्रिस्टलीय लवण के पिंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डी राइट आंसर। जो वृक्क में बनी अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड रीनल कैलकुलाई होते हैं। नेक्स्ट होगा, गुच्छे सोत है। जो ग्लोमेरुलिनो है फेरिस्टिस, ग्लोमेरुलिनो फेरिस्टिस, वृक्क के कोशिका गुच्छ का प्रत्यारोपण, वृक्क के केशिका गुच्छ की अनुपस्थिति, वृक्क के केशिका गुच्छ की प्रदाहकता में सूजन, या प्रदाहकता है जिसे सूजन बोल सकते हैं, वृक्क के केशिका गुच्छ का निष्कासन। जो गुच्छ सोत है वह क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। सी कैसे? जो वृक्क के कोशिका गुच्छ की में जो सूजन है या प्रदाहकता वह गुच्छ सोत होता है। सूजन हो जाती है हमारी वृक्क में, वह कोशिका गुच्छ जो है उसकी सूजन के बारे में कोशिका जो गुच्छ सोत है वह कहलाता है। सही कथन को पहचानिए। सही कथन पहचानना है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। इस प्रक्रिया में मुख्यतया निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है। दाता कोई संबंधी या असंबंधी हो सकता है, परंतु प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अस्वीकार करने की प्रायिकता को कम करने के लिए उत्तक मिलान किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर जो सही कथन है वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने में अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण भी, ये भी राइट है हमारा। ठीक है, फिर इस क्रिया में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। दाता कोई संबंधी या असंबंधी हो सकता है, परंतु प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अस्वीकार करने की प्रायिकता को कम करने के लिए उत्तक मिलान किया जाता है, यह भी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो हाँ ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन रुधिर की प्रक्रिया के संदर्भ में सही है? रुधिर अपोहन वृक्क की क्रियाहीनता दूर करने का अंतिम उपाय है। रोगी की धमनी से रुधिर निकालकर उसमें हिपैरिन मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। अपोहनकारी इकाई में कुंडलित पैराफिन नली होती है जो कि अपोहनकारी द्रव में घिरी रहती है। अपोहनी द्रव का संगठन प्लाज्मा से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी हमारा राइट हो जाएगा। जो रोगी की धमनी से
रुधिर निकालकर उसमें हिपैरिन मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। यह कथन सही है। रुधिर प्रक्रिया के संबंध में जो हिपैरिन है ना फ्रेंड्स, वह विटामिन जो के है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो हिपैरिन होता है उसी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है बॉडी में, ठीक है, और रक्त बहता जाता है। नेक्स्ट है निम्न कॉलमों का मिलान कीजिए। अमोनिया उत्सर्जी पक्षी, बोमेन संपुट जल का पुनः अवशोषण, मूत्रण अस्थिल मछलियां, यूरिक अम्ल उत्सर्जी मूत्राशय, एडीएच वृक्क नलिका। ए है 3 5 4 1 3, बी 1 2 3 5 4, सी 3 4 2 5 1 और डी है 5 2 4 3 2 1। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 3 अमोनिया उत्सर्जी अस्थिल मछलियाँ, बी का 5 जो बोमन संपुट है वृक्क नलिका, सी का 4 हो जाएगा मूत्रण मूत्राशय, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जो है वह डी का फर्स्ट हो जाएगा बर्ड पक्षी, और जो एडीएच है वह जल का पुनः अवशोषण। ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। जो मूत्रण है प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। बी एडीएच जल के निष्कासन में सहायक है जिससे मूत्र अधोपराशरणी होता है। सी बोमेन संपुट रुधिर प्लाज्मा में प्रोटीन रहित तरल निस्यंदित होता है। डी मूत्र के सांद्रण में हेनले लूप का उपयोग जो महत्वपूर्ण योगदान है। और ई है समीपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लूकोज का पुनः अवशोषण सक्रिय रूप से होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो एडीएच जल के निष्कासन में सहायक है जिसे मूत्र जो अधोपराशरणी होता है, जिससे जो मूत्र है वो अधोपराशरणी होता है। नेक्स्ट है हेनले लूप की आरोही भुजा जल के ब्लैंक जबकि अवरोही भुजा जल के ब्लैंक जो बी है उसको भरना है होती है। नलिका के दूरस्थ भाग में जल के पुनः अवशोषण को एक पेप्टाइड हार्मोन ब्लैंक द्वारा बनाया जाता है। अपोहनी द्रव्य में ब्लैंक को छोड़कर प्लाज्मा के सभी घटक उपस्थित होते हैं। ए पारगम्य, बी पारगम्य, सी एडीएच, डी नाइट्रोजनीय अवशिष्ट, बी एडीएच, बी पारगम्य, सी पारगम्य बी अपारगम्य, सी जो है पारगम्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट, फिर जो सी है पारगम्य अपारगम्य, बी पारगम्य, सी नाइट्रोजनी अवशिष्ट, डी एडीएच, डी है ए नाइट्रोजनी अवशिष्ट, बी एडीएच, सी पारगम्य, डी अपारगम्य। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि जो हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य, ए में होगा अपारगम्य, जबकि अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है होती है। नलिका के दूरस्थ भाग में जल के पुनः अवशोषण को एक पेप्टाइड हार्मोन एडीएच द्वारा सुगम बनाया जाता है। अपोहनी द्रव्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के सभी घटक उपस्थित होते हैं। ए राइट आंसर। इसमें कोड दिया गया है तो कोड के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है।
ये क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। जो हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए जबकि अवरोही भुजा जल के लिए होती है, नलिका के दूरस्थ भाग में जल के पुनः अवशोषण को एक पेप्टाइड हार्मोन द्वारा सुगम बनाया जाता है। अपोनी द्रव्य में छोड़कर प्लाज्मा के सभी घटक उपस्थित होते हैं। तो इसका जो हमारा कोड है, ए में है 4321, फिर बी में है 1234, सी में 4312 और डी में 2314। तो इसका जो कोड का आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा। मतलब ए जो है उसमें 4 आएगा। 4 में क्या है हमारा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। फिर 3 में है ADH। फिर उसके बाद में 2 में पारगम्य और फिर अपारगम्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। गलत युग्म की पहचान करना है। यूरिक अम्ल उत्सर्जी पक्षी, यूरिया उत्सर्जी कीट, अमोनिया उत्सर्जी टेडपोल, यूरिया उत्सर्जी हाथी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिया उत्सर्जी कीट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पक्षी और स्थलीय घेंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी हैं। स्तनधारी और मेंढक यूरिया उत्सर्जी प्राणी हैं। जलीय उभयचर तथा जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्राणी हैं। पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी प्राणी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो पक्षी और सरीसृप है वो यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। नेक्स्ट है, रुधिर का निस्यंदन होता है। जो रुधिर है उसका निस्यंदन कैसे होता है। पीसीटी में, डीसीटी में, संग्राहक नलिका में, मेल्पिगिकाय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो मेल्पिगिकाय है उसमें रुधिर का निस्यंदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सांद्र या तनुमूत्र उत्पन्न करते हैं। हम सांद्र या तनुमूत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट प्रणाली से सहायता मिलती है। यह प्रणाली कौन सी है। पीसीटी द्वारा पुनः अवशोषण, संग्राहक नलिका द्वारा पुनः अवशोषण, डीसीटी में पुनः अवशोषण या स्त्रावण, हेनले लूप या वसा रेक्टा में प्रतिधारा प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी हमारा करेक्ट होगा। हेनले लूप या वसा रेक्टा में प्रतिधारा प्रणाली जो है यह हम सांद्र या तनुमूत्र उत्पन्न करते हैं उसकी विशिष्ट जो सहायता है प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वृक्क के मेड्यूलरी क्षेत्र कुछ शंकुरूपी पिंडों में विभाजित होते हैं जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं तथा ये कैलिक्स के भीतर प्रक्षिप्त होते हैं। बी, वृक्क के भीतर वलकुट क्षेत्र वृक्क श्रोणी के रूप में मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में फैले होते हैं। सी, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर वृक्क कणिका कहलाती है। डी, नेफ्रॉन की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका या पीसीटी जिसे कहते हैं तथा दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी वृक्क के वलकुटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा कि वृक्क के भीतर वलकुट क्षेत्र वृक्क श्रोणी के रूप में मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में फैले होते हैं। यह गलत ऑप्शन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थ प्राणियों के उत्सर्जी उत्पाद हैं। इनमें से सबसे कम विषैले पदार्थ को चुनिए। ए यूरिया,
बी यूरिक अम्ल, सी अमोनिया, डी CO2। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूरिक अम्ल जो है सबसे कम विषैले पदार्थ में आता है। यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ विभिन्न प्रकार की उत्सर्जी संरचनाएं और प्राणियों के नाम दिए गए हैं, उनका सही सही मिलान कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। उत्सर्जन अंग या संरचना, जंतु का नाम। आदिवृक्क, झींगा, वृक्क, तिलचट्टा, मैलपीघी नलिका, केचुआ, ग्रीन ग्रंथि या श्रृंगी ग्रंथि, चपटे कृमि। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो अधिवृक्क है, जो झींगे में जो अधिवृक्क है वह उसका उत्सर्जी अंग होगा। नेक्स्ट है, निम्न कॉलमों का विलान कीजिए। ग्लाइकोसूरिया, जोड़ों के में यूरिक अम्ल का एकत्रण। रीनल कैल्कुलाई, वृक्क में केशिका गुच्छों का में शोथ। ग्लोमेरुलस, जो नेफ्राइटिस, वृक्क के में क्रिस्टलीकृत लवणों का पिंड द्रव्यमान। गाउट, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति। इसमें जो केशिका गुच्छों में शोथ है, जो ये रीनल कैल्कुलाई है, वृक्क जो अब हमारा है उसमें केशिका गुच्छों में शोथ जो है वो सूजन आ जाना से रिलेटेड है। तो इसका कोड है, देखिए, ए का 1324, बी 3241, सी 4321, डी 4231। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4321। जो हमारा गाउट है वह जोड़ों में यूरिक अम्ल का एकत्रण करेगा। फिर जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, वृक्क में कोशिका गुच्छ में शोथ करेगा। जो रीनल कैल्कुलाई है वह कुंडलित, जो वृक्क के क्रिस्टलीकृत लवणों का पिंड द्रव्यमान होगा। और जो ग्लाइकोसूरिया है वह मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को करेगा। जो केशिका गुच्छों का शोथ था वह जो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस या वृक्क से रिलेटेड सूजन का कारण है। और रीनल कैल्कुलाई जो है वह वृक्क में क्रिस्टलीकृत लवणों का पिंड द्रव्यमान दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? एडीएच जल के निष्कासन में मदद करके मूत्र को अधोपरासरणी बनाता है। बोमन संपुट में रुधिर प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्यंदित होता है। सी ग्लूकोज समीपस्थ संवलित नलिका में सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है। हेनले लूप मूत्र के सांद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एडीएच जो है वह जल के निष्कासन में मदद करके मूत्र अधोपरासरणी बनाता है। मूत्र को जो है अधोपरासरणी बनाता है। नेक्स्ट है, अपोहन इकाई या कृत्रिम वृक्क जिसे कहते हैं में जो तरल से भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इस तरल में ग्लूकोज अधिक होता है, यूरिया अधिक होता है, यूरिया नहीं होता है, यूरिक अम्ल अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो यूरिया है वह नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में
फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा निष्कासन से हमारे शरीर में जो फेफड़े हैं द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में, जो कहना चाहिए कि एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो वो कौन सा पदार्थ है? ए केवल CO2, केवल H2O, CO2 तथा H2O, NH3। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, CO2 एंड H2O जो है ये बड़ी मात्रा में फेफड़ों द्वारा निष्कासित होता है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का pH लगभग होता है। जो मानव मूत्र है उसका pH 6.5, 7, 6, 7.5। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 6 होता है। मानव मूत्र का pH लगभग 6 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति को कहते हैं। रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति को कहते हैं रीनल कैल्कुलाई, केशिका गुच्छ शोथ, यूरीमिया, कीटोनूरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यूरीमिया कहा जाता है रुधिर में यूरिया के एकत्रण को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिमूत्रक हार्मोन ADH भी कहलाता है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एड्रीनेलिन, कैल्सीटोनिन। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एड्रीनेलिन, कैल्सीटोनिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसोप्रेसिन जो है इसे प्रतिमूत्रक हार्मोन ADH भी कहा जाता है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे समाधान स्टडी के साथ। बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास भी चैनल पर है तो आप वो भी देख सकते हैं। लाइव क्लास भी आती है, ठीक है। बने रहें हमारे साथ, अपनी तैयारियों को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।